हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 9th क्लास मैथ्स के चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस का। तो इसके पहले 7 क्वेश्चंस हमने पार्ट 1 में कवर किए। अभी हम थे क्वेश्चन नंबर 8 पर। सो इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज एक्स केल्विन एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज y डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, वैसे ही एक लिक्विड का टेम्परेचर आपने मेजर किया डिग्री फ़ारेनहाइट में तो आया y डिग्री फ़ारेनहाइट, और जब आपने उसको केल्विन में मेजर किया, केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं, तो वो है x केल्विन। ओके, द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन। अब दोनों में रिलेशन क्या है? टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और केल्विन में अगर है तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? y इक्वल होता है, यानी कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इक्वल होता है 9/5x जो केल्विन का टेम्परेचर है, -273 + 32। ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज़ 313 केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर आपको गिवन है 313 है, आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बताना है। तो सिंपल, केल्विन में x केल्विन था, x की जगह आप 313 रखेंगे, सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आंसर नंबर 8, x की वैल्यू क्या आपको गिवन है? x इक्वल है 313 K के, क्योंकि आपको गिवन था कि केल्विन यूनिट्स में टेम्परेचर x केल्विन है। अब अगर आपको 313 केल्विन गिवन है, यानी कि x ही 313 है, 313। रिलेशन क्या है दोनों में? लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट x - 273 + 32। ओके, अब सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू को। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x या ऑन सब्सटीट्यूटिंग, चलो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x की जगह 313 रखेंगे, y इक्वल टू 9/5 ब्रैकेट 313 - 273 + 32। y इक्वल टू 9/5 माइनस करेंगे, 3 - 3 0, यहाँ से बोरो कर लेंगे, 11 - 7 हो जाएगा 4 और 2 - 2 0 ही हो जाएगा 32। 5 से 40 कैंसिल होगा, 5 8 ज़ार 40, नाउ 8 9 ज़ार 72, 72 + 32, यानी कि y है 4, 3 + 7 10। तो टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन था फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, आगे है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 158 डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, मतलब y की वैल्यू आपको दी है, आपको केल्विन यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी वही करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, सिर्फ y की जगह 158 लिख देंगे। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे y इक्वल टू गिवन है 158, तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y। इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू 9/5 x - 273 + 32। y की जगह यहाँ पर हमने 158 लिखना है। ठीक, अब सबसे पहले 32 इस तरफ आएगा, ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई होता है पहले, लास्ट में हम एडिशन करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो ये गलती नहीं करनी है कि पहले आप 5 को लेकर आए, उससे पहले 32 आएगा, 32 माइनस हो जाएगा 158 - 32 इक्वल टू 9/5 x - 273, 8 - 2 6, 5 - 3 2, 126 इक्वल टू 9/5। अब आप 5 और 9 दोनों को एक साथ भी ला सकते हैं, 126 × 5 होगा, 9 जाएगा डिनोमिनेटर में, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर डिवाइड होगा, ये डिवीजन में था तो मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू x - 273। और 9 1 ज़ार 9, 10 11 12, 3 बचा, 36 हो गया, 4 ज़ार 36, 14 5 ज़ार 70, 70 इक्वल टू x - 273। अब 273 को ले आते हैं LHS में, तो x हो जाएगा 3, 7 + 7 14, 1 कैरी हुआ, 3 + 1 2 + 1 3, 343,
यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन है 343 K. Okay, next. Now the work done by a body on the application of a constant force is the product of the constant force and the distance travelled by the body in the direction of the force. आप किसी भी बॉडी के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए एक बॉक्स है, इसे आप पुश करते हैं, एक कांस्टेंट फोर्स आपने अप्लाई किया इसके ऊपर, तो काम कितना हुआ उसे हम कैसे मेजर करते हैं? जो फोर्स आपने अप्लाई किया और जो जितनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, मान लीजिए आपने जितना भी फोर्स उस पर अप्लाई किया उसको पुश करने के लिए, उसके बाद ये 3 मीटर आगे चला जाता है बॉक्स, तो यानी कि डिस्टेंस हो गई 3 मीटर, फोर्स मान लीजिए आपका था 5 यूनिट्स, तो वर्क डन कितना मानेंगे आप? 5 3 = 15. ओके, आप एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वर्क डन किसके इक्वल होता है? जो कांस्टेंट फोर्स आपने अप्लाई किया और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल की, उनकी प्रोडक्ट के. ये साइंस में भी आपने पढ़ा होगा. F इक्वल होता है, W वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू डी के. अब एक्सप्रेस करना है इसको इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. अभी तो 3 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल 2 ही होने चाहिए. आप वर्क को W लेंगे, डिस्टेंस को D लेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे. कांस्टेंट फोर्स आपको दे दिया है 3 यूनिट्स. ठीक है, अभी तक 3 थे हमारे वेरिएबल्स. अब अगर F दे दिया हमें तो W इक्वल टू F की जगह आप 3 रखेंगे इंटू D. सिंपल, यही हमारी लीनियर इक्वेशन है. जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट, उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट फोर्स 3 ही है. पहले जो गिवन है वो लिखते हैं. आंसर नंबर 9 हमें दिया है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. ओके, फिर गिवन है वर्क डन को W लेना है, डिस्टेंस को D लेना है और कांस्टेंट फोर्स है 3, तो W इक्वल टू 3D. ये लीनियर इक्वेशन हो गई. दिस इज द लीनियर इक्वेशन. आगे देखते हैं. क्वेश्चन में आगे कहा गया व्हाट इज द वर्क डन. वर्क डन कितना होगा व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट्स. अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड 2 यूनिट्स है तो अब आपको D दे दिया, आपको W फाइंड करना है, तो हम कहेंगे वर्क डन इक्वल टू 3 इंटू व्हेन डिस्टेंस. जब डिस्टेंस 2 यूनिट्स हैं तो वर्क डन हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 2 = 6 यूनिट्स. सब में यूनिट ज़रूर आप लिखेंगे क्योंकि ये साइंस में आपने पढ़ी होगी, किसी की यूनिट न्यूटन होती है, किसी की मीटर होती है, इस तरह से. अभी मैथ्स में हम उनको नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी यूनिट है उसको हम आज यूनिट्स ही लिख देंगे. तो W हो गया 6 यूनिट्स. वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ. अब आपको वेरीफाई करना है इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके. देखिए ये ग्राफ है हमारा, इस पर एक बनाते हैं एक्स एक्सिस. इसको 4 क्वाड्रेंट में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव ही हम ले रहे हैं. डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, और अगर D नेगेटिव नहीं है 3 इंटू D भी नेगेटिव नहीं होगा. तो इसमें आप एक वाई एक्सिस बनाएंगे, शार्प करते हैं थोड़ा, चलिए, और ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस. ओके, एक्स एक्सिस पर मान लीजिए हमने ले लिया डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यहाँ पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं वर्क डन. यहाँ हो जाएगा वर्क डन. ओके, फोर्स तो क्योंकि कांस्टेंट है. अब 1 2 3 4 ये ओरिजिन हो गया हमारा. ओके, 1 to 10 काफ़ी है. ओके, यहाँ पर 15 तक नंबर्स ले लिए. अब चलिए प्लॉट करते हैं. हमें गिवन है कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट्स आप अप्लाई कर रहे हैं, जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उससे मल्टीप्लाई करके आता है वर्क डन. मान लीजिए सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं. अगर डिस्टेंस 0 है, आपने कोई डिस्टेंस उसने ट्रैवल ही नहीं की, तो यानी कि काम भी कुछ नहीं हुआ. बॉक्स अगर थोड़ा भी आगे नहीं गया, तो अगर D 0 है तो W भी कितना हो जाएगा? 0. इसके लिए पहले टेबल बना लेते हैं. ये हमारी टेबल है, जैसे x और y के लिए आप बनाते थे. अब है डिस्टेंस और वर्क डन W के लिए. जब डिस्टेंस 0 है वर्क डन भी 0 है. जब डिस्टेंस 1 है, आपने 1 यूनिट उसको पुश किया, तो 1 इंटू 3 वर्क डन 3 हो जाएगा. ये 2 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 2 3 = 6. प्लॉट करते हैं. 0 0
ओके, देन 1 3 यहाँ पर, फिर डिस्टेंस अगर 2 है तो वर्क डन 6 है। अब इसे ज्वाइन करेंगे, देखिए ज्वाइन करके ये ग्राफ बना हमारा। अब वेरीफाई क्या करना था आपको कि जब डिस्टेंस 2 है क्या वर्क डन 6 यूनिट्स हैं, तो बिल्कुल ये तो हमने फाइंड ही किया है नीचे, जब ये 2 है तो वर्क डन 6 है। अगर 3 होगा तो देखिए, अगर डिस्टेंस 3 है तो वर्क डन कितना है, वर्क डन 9 है। अगर 4 है तो वर्क डन कितना है, 12 है, 4 3 ज़ार 12, यानी कि करेक्ट है। 5 है तो 15 होना चाहिए, देखते हैं 5 के ऊपर 15 पर से ही पॉइंट जाता है या नहीं। बिल्कुल ये पॉइंट है लाइन के ऊपर जहाँ पर 5 है डिस्टेंस और वर्क डन है 15। क्लियर है, तो ये ग्राफ आप ड्रॉ कर देंगे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x पास, p ऑफ x का मतलब यह है कि पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है x और कुछ नहीं है ये, ठीक है। ये वेरिएबल p ऑफ x नहीं हो सकता, ये p ऑफ y है क्योंकि इसमें y वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो एक x का जिसमें वेरिएबल x हो ऐसा एक पॉलिनोमियल है विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1, 5 एंड 3, 11। 2 पॉइंट्स आपको गिवन है जो उसके ऊपर है। आपको सबसे पहले तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो ग्राफ बिना ड्रॉ करे ही हम करेंगे। हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल की। आंसर नंबर 10, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी y इज इक्वल टू ax प्लस बी। याद होगा सारे जो पॉलिनोमियल्स हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है 1, 5, 3, 11, ये इस लाइन के इस पॉलिनोमियल के ऊपर है। मतलब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। हम कहेंगे, ये आपको याद हो इससे पहले आई थिंक 0.5 एक्सरसाइज में हमने किया था, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन थे। आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी। आपको उस पॉलिनोमियल के ऊपर 2 पॉइंट्स दिए होते थे, तो यहाँ पर भी वही है। व्हेन x इज 1 y इज 5, ये आपको दिया है। व्हेन x इज 1 y इज 5, 1, 5 का यही मतलब है, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y होता है। तो चलिए इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा, y की जगह रखते हैं 5, 5 इक्वल टू ax, यानी कि a इंटू 1, a इंटू 1 a ही हो जाएगा, a प्लस बी। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी वैल्यू हमें दी है व्हेन x इज 3 y इज 11, जब x 3 है तो y 11 है। ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते हैं, y की जगह रखा 11 इक्वल टू a इंटू 3, 3a हो जाएगा, ये 3a प्लस b, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो a और b की वैल्यूज़ आएंगी उनको वापस यहाँ पुट करके इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हम यूज़ करते हैं। किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, दूसरे में उसको पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से b निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर b एज इट इज़ आप पुट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में 5 इक्वल था a प्लस बी के, तो वहाँ से b कितना हो जाएगा, 5 माइनस a। ये थर्ड इक्वेशन है, 5 माइनस a इक्वल है b के। नाउ पुट वैल्यू ऑफ b, अब ये b की वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2, जिस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करते हैं उससे दूसरी वाली में उसको पुट करना होता है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 11 इक्वल टू 3a प्लस बी। यहाँ पर सिंपल आपको b की जगह 5 माइनस a लिखना है, तो ये हो जाएगा 11 इक्वल टू 3a प्लस b की जगह आ जाएगा क्योंकि b 5 माइनस a के इक्वल है, 5 माइनस a। अब इसको सॉल्व करिए, 5 आ जाएगा इधर, माइनस होगा, 11 माइनस 5 इक्वल टू 3a माइनस a हो जाएगा 2a, और 11 माइनस 5 होगा 10, 4, 6 इक्वल टू 2a। तो a कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3। a की वैल्यू आ गई 3। अब फाइंड करते हैं b, थर्ड इक्वेशन से निकाल लेते हैं b हमें a के टर्म्स में पता है, b था 5 माइनस a। फ्रॉम इक्वेशन 3 b इक्वल था 5 माइनस a के। अब आपको a पता है कि 3 है, 5 माइनस 3 यानी कि b हो गया 2। आपको a और b पता लग गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी हमारी इक्वेशन की उसमें पुट करेंगे। सो द पॉलिनोमियल इज y इक्वल टू ax, a कितना है 3,
3x प्लस बी, बी कितना है 2, ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें एक और चेंज करना है आपको। अभी आपने दो वेरिएबल्स लिए हैं, आपने कहा y इक्वल है 3x प्लस बी के, यहाँ पर y को हम p ऑफ x लिखते हैं। बेसिकली ये हमारा पॉलिनोमियल है, और जब आप प्लॉट भी करते हैं इवन, तो इसको x की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं, p ऑफ x की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं। कई जगह आपको ये भी देखने को मिलेगा। अभी तक आप दो वेरिएबल्स लेते थे, ये x होता था, ये y होता था, y को डिफाइन करते थे x की टर्म्स में। अब हो सकता है कई जगहों पर आपको p ऑफ x दिखाई दे y की जगह, कि ये पॉलिनोमियल है जिसमें x वेरिएबल है। तो क्योंकि उसमें p ऑफ x ही लिखा था, तो हम y की जगह p ऑफ x ही लिख देते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x, वो पॉलिनोमियल जो x की टर्म्स में है, वो है 3x प्लस 2। ओके, और कई जगहों पर स्टैंडर्ड फॉर्म भी ऐसे ही दिखेगी आपको, कि एक पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, y इक्वल टू ax प्लस बी ही है वो। y को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, उसकी जगह p ऑफ x भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कैसे किया। हमें पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पता है पहले से ही, जो कि होती है y इक्वल टू ax प्लस बी। ग्राफ वाले पूरे चैप्टर में हमने किया है, 2.5 एक्सरसाइज में पूरे में यही था। अब a और b यहाँ पर हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, x और y वेरिएबल्स होते हैं, y की जगह p ऑफ x भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट्स गिवन थे, जो जब हम इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 1,5 और 3,11 उस लाइन के ऊपर आते हैं। कहने का मतलब है ये दोनों पॉइंट्स, इनमें जो x और y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमने ये दोनों पॉइंट्स, x की जगह 1, y 5 रखा यहाँ पर, एक ये इक्वेशन बनी। फिर यहाँ पर x की जगह 3, y की जगह 11, 3a प्लस बी, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। इनको सॉल्व किया, a और b की वैल्यूज़ फाइंड की, और वापस वो a और b की वैल्यू यहाँ पर रखकर पॉलिनोमियल निकाल दिया। ओके, आगे है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ p ऑफ x कट्स द y एक्सिस। मतलब ग्राफ ऑफ y, ये जो पॉलिनोमियल है ये कट्स द एक्सिस, ये एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा। मतलब कि अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करें, ये मान लीजिए आपने ग्राफ ड्रॉ किया 3x प्लस 2 का, तो ये x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा, y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करेगा। वैसे हम इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, लेकिन y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा ये आप इसको देखते ही बता सकते हैं। आपको याद है ग्राफ जब हम ड्रॉ करते थे उसमें a डिसाइड करता था स्लोप क्या होगा, हमें पता है ये ऐसे जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, और ये b डिसाइड करता था y इंटरसेप्ट कितना होगा, y को ये किस पॉइंट पर कट करेगा। अगर 2 पर कट करता है तो यानी कि 0,2, x जहाँ पर 0 है y वहाँ पर 2 है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन अगर है, ज़्यादा का है तो अभी हम सॉल्व कर ही रहे हैं। हम कहेंगे सेकेंड पार्ट के लिए द पॉलिनोमियल क्या है हमारा, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 2 या फिर y इक्वल टू 3x प्लस 2। ओके, सबसे पहले पॉइंट जहाँ पर ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा, पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स, चलो x एक्सिस निकाल लेते हैं पहले। x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, x एक्सिस के ऊपर, पूरे x एक्सिस पर y 0 होता है हमेशा। ये पॉइंट मान लीजिए उसने यहाँ पर कट किया, इस पॉइंट में x कुछ भी हो लेकिन y 0 होगा, ये हम इस कंफर्म है। तो x एक्सिस को वो जहाँ पर कट करेगा उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं एट x एक्सिस पर y इज इक्वल टू 0, y होता है 0। सब्सटीट्यूट करेंगे, 0 इक्वल टू 3x प्लस 2, तो यहाँ से 2 इधर आएगा, -2 इक्वल टू 3x, x हो जाएगा -2/3। तो किस पॉइंट पर कट करेगा ये, द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट -2/3, 0। x एक्सिस को यहाँ पर कट करेगा, y को कहाँ करेगा, पॉइंट वेयर ग्राफ कट्स y एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा। एट y एक्सिस पर, पूरे y एक्सिस के ऊपर x हमेशा 0 होता है। ओके, कोई भी पॉइंट हो, तो जहाँ पर भी कट करेगा जो भी पॉइंट होगा उसमें x 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है। तो x अगर 0 है, हम इक्वेशन में x की जगह 0 रखते हैं। y इक्वल टू 3x प्लस 2 था, तो 3 × 0 + 2
y आ गया 2। तो क्या पॉइंट है जहाँ पर उसने कट किया? एट 0,2। ध्यान रखिएगा पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, 2,0 नहीं लिखना है। 2,0 x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। क्लियर है? पॉलिनॉमियल निकालने तक आपको समझ में आ गया था। आगे क्वेश्चन उसने पूछा कि ये अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें p ऑफ x का, पॉलिनॉमियल ऑफ x यानी कि y इक्वल टू 3x प्लस 2 का, तो ये एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, x एक्सिस और y एक्सिस को। तो जब हमें x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा ये फाइंड करना होता है, हम y को 0 पुट करते हैं, x की जो भी वैल्यू आएगी वो कामा 0 वो पॉइंट हो जाएगा। y को कहाँ पर कट करेगा जब ये फाइंड करना होता है तो आप x को 0 रखते हैं, y की जो भी वैल्यू आएगी 0 कामा वो वैल्यू हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ p ऑफ x एंड वेरीफाई योर आंसर्स। अब ड्रॉ करिए और जो आपने आंसर निकाला था इन पॉइंट्स पर कट करेगा उसको वेरीफाई करिए। ओके, चलिए y इक्वल टू 3x प्लस 2, पहले इसकी टेबल बना लेते हैं, 3 पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर x और y के। जब x 0 है तो y 2 है, जब x 1 है 3 1s are 3, 3 प्लस 2 तो ये 5 है, जब x माइनस 1 है 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 तो y भी माइनस 1 है, माइनस 1, हाँ बिल्कुल, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1। ओके, ग्राफ ये हमारा ग्राफ है। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं 0,2, 0 x 0 है y 2 है, ये पॉइंट हो जाएगा। 1 5 x 1 तो y 5 ये पॉइंट है, और तीसरा माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1, तीनों को ज्वाइन करते हैं, ये लाइन हो गई y इक्वल टू 3x प्लस 2 की। अब आप इसमें देखेंगे बिल्कुल इसने y कोऑर्डिनेट को, y एक्सिस को कट किया है 2,0 पर, ये पॉइंट है, और x एक्सिस को कहाँ पर कट किया है, ये नेगेटिव साइड है एंड 5 के थोड़ा सा आगे है। -2/3 आया था ना हमारा पॉइंट, -2/3 क्या होगा, ये था 0 2 तो ठीक है, -2/3, 0, 2 को डिवाइड करते हैं 3 से, 3 डेसिमल लगेगा, 0.36 आर 18, 0.6666 यानी कि अप्रॉक्स 0.67, तो 67 पर ही है ये। यहाँ पर आप देखिए 5 हो गया, ये 6 पॉइंट हो गया, 6 से थोड़ा सा आगे, 6 और 7 के बीच में, तो ठीक है वही पॉइंट है एग्जैक्ट, ये पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है -2/3, 0, वेरीफाई कर दिया हमने। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। लेट p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b एंड q ऑफ x, एक और पॉलिनॉमियल है हमारा विच इज cx प्लस d, बी 2 लीनियर पॉलिनॉमियल सच दैट, दोनों लीनियर पॉलिनॉमियल्स हैं वो तो दिख ही रहे हैं हमें, जो वेरिएबल्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर 1 है, स्क्वायर क्यूब कहीं नहीं है, सच दैट p ऑफ 0 इज 5, p ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो वो 5 के इक्वल है। द पॉलिनॉमियल्स p ऑफ x माइनस q ऑफ x कट्स द x एक्सिस एट 3,0। ओके, ये तो आपको गिवन है, x इनमें 3 है, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। द सम ऑफ p ऑफ x प्लस q ऑफ x इज इक्वल टू 6x प्लस 4, सभी रियल x के लिए फाइंड द पॉलिनॉमियल्स p ऑफ x एंड q ऑफ x। चलिए जो भी गिवन है प्रोसीड करते हैं, जैसे भी होगा, इसमें कुछ पता नहीं है अभी हमें कैसे चलना है, जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करते जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा p ऑफ 0 5 है, ठीक है जी, p ऑफ x कितना था हमारा, पहले हम फर्स्ट कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, p ऑफ 0 है 5, अब p ऑफ x आपको गिवन था ax प्लस b, ठीक है, तो कहने का मतलब है x की वैल्यू है 0, और जैसे ही आप x में 0 पुट करेंगे आंसर आ जाएगा 5। p ऑफ x की जगह 5 लिख देते हैं, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, a इंटू 0 प्लस b। ये आपको ध्यान रखना है, p ऑफ 0 इक्वल टू 5 अगर गिवन है मतलब ये x है और ये आपके p ऑफ x की वैल्यू है एट, ये बेसिकली ये कहना चाहता है एट x इक्वल टू 0, x को अगर आप 0 पुट करें, p ऑफ 0 लिखा है, पहले p ऑफ x था, वैल्यू ऑफ p ऑफ x इक्वल टू 5, p ऑफ x की वैल्यू 5 हो जाती है, ठीक है। तो p ऑफ x की जगह हमने 5 रखा, x की जगह हमने 0 रखा। अब यहाँ से क्या मिलेगा, a इंटू 0 तो 0 ही हो गया, 5 इक्वल टू b। अच्छा, b की वैल्यू तो आपको यहीं से मिल गई, 5 हो गई। आपको अगर p ऑफ x और q ऑफ x निकालना है, मतलब आपको a b c d
ये जो चारों वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो b हमें यहीं से मिल गया। तो अब हमारा p ऑफ x क्या हो गया, p ऑफ x हो गया ax, ये तो अभी भी मिसिंग है, +5। ठीक है, चलिए पहले उससे पता लग गया। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड कंडीशन है द पॉलिनोमियल p ऑफ x माइनस q ऑफ x कट्स x एक्सिस एट 3,0। p ऑफ x माइनस q ऑफ x में x आप 0 पुट करेंगे तो फिर उसकी वैल्यू आती है 3। कहने का मतलब है p ऑफ x माइनस q ऑफ x, ये आपको फाइंड करना है। p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 इक्वल है 0 के। होपफुली ये समझ में आ रहा होगा आपको। पॉलिनोमियल्स का डिफरेंस आपको दिया है, पॉइंट अगर दे दिया 3,0, इसमें फर्स्ट नंबर हमेशा x को डिनोट करता है, सेकंड p ऑफ x को, उसकी वैल्यू को डिनोट करता है, या y को भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर p ऑफ x माइनस q ऑफ x, p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 हम निकालेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 से। तो p ऑफ 3 कितना हो जाएगा, p ऑफ x अभी हमारे पास ax प्लस b था, तो ये हो जाएगा ax यानी कि 3 + 5 माइनस q ऑफ 3 कितना हो जाएगा, q ऑफ 3 cx प्लस d था, x की जगह 3 लिखना है, c इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें तो अभी 3 वेरिएबल्स हैं, ये भी कहाँ सॉल्व होंगे। चलो ठीक है, 3a प्लस 5 माइनस 3c प्लस d इक्वल टू 0, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। ओके ठीक है, 3a माइनस 3c प्लस d इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -5। ओके, अभी हम यहाँ से कुछ फाइंड नहीं कर पाए हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, बाद में ये इसको हम यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। हमने सही किया ना, ये p ऑफ x माइनस q ऑफ x 3 इक्वल टू 0 गिवन था। ठीक है, ओके। थर्ड पार्ट है सम ऑफ p ऑफ x प्लस q ऑफ x, p ऑफ x प्लस q ऑफ x इक्वल है 6x प्लस 4k। ओके, p ऑफ x क्या था हमारा, ax प्लस 5, वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं। ax प्लस b मत लिखिएगा क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे वेरिएबल्स हैं, b अगर आप निकाल चुके हैं तो उसकी जगह वही वैल्यू ही रखेंगे हम। तो ये है ax प्लस 5 और q तो cx प्लस d ही है, अब तक कुछ भी हम नहीं फाइंड कर पाए हैं, इक्वल टू 6x प्लस 4। यहाँ से कुछ हो सकता है, यहाँ पर सबसे पहले x की टर्म्स को हम एक साथ रखते हैं, कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ रखते हैं। हम कहेंगे ax प्लस cx प्लस 5 प्लस d इक्वल है 6x प्लस 4k। x कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस सी, सॉरी a प्लस सी x कर देते हैं। ये हो सकता है ना, दोनों में से x कॉमन ले लिया, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ax और cx ही हो जाएगा फिर से। तो हमने इसको a प्लस सी एक्स लिख दिया, प्लस 5 प्लस d इज इक्वल टू 6x प्लस 4। हाँ, यहाँ से मिल जाएंगे हमें दो इक्वेशंस। अब देखिए ऐसा हमने क्यों किया, ये जो आपने दो पॉलिनोमियल्स इक्वल किए हैं, इनमें जो हमारे x के साथ वाली टर्म्स होती हैं वो आपस में इक्वेट करते हैं, उनको हम कांस्टेंट टर्म्स आपस में इक्वल होती हैं। मतलब 5 प्लस d इक्वल होगा 4k और a प्लस सी इक्वल होगा 6k, क्योंकि a प्लस सी एक्स है जो इक्वल है 6x के। ये टर्म इसके इक्वल होगी, ये टर्म कांस्टेंट के इक्वल होगी। तो यहाँ से a प्लस सी इक्वल किसके है, 6 के, क्योंकि दोनों x वाली टर्म्स हैं। इसको दे देते हैं नाम थर्ड इक्वेशन। और दूसरा 5 प्लस डी इक्वल किसके हो जाएगा, 4k। यहाँ से तो d सीधा ही मिल जाएगा, 5 प्लस डी इक्वल था 4k, तो d कितना हो गया, 4 माइनस 5 यानी कि -1। चलिए d भी मिल गया आपको, b मिल चुका है, जो इसका कांस्टेंट टर्म है, d भी आपको मिल चुका है, a और c बचे हैं। लेकिन फिर हमारे पास दो इक्वेशंस भी हैं, ये इक्वेशन जो आपने पहले फाइंड करी थी, इसमें d की वैल्यू पुट कर देते हैं अब। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी, 3a माइनस 3c माइनस d, 3a माइनस 3c प्लस d इक्वल टू -5, प्लस d इक्वल टू -5। d की वैल्यू यहाँ पर -1 रख दें, 3a माइनस 3c -1, d की जगह हमने -1 रख दिया, इज इक्वल टू -5। चलिए 3a माइनस 3c कितना हो जाएगा, -1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a माइनस 3c इक्वल टू -4। कितनी इक्वेशंस हम नाम दे चुके हैं, फर्स्ट, ये सेकंड ही तो है, थर्ड क्यों दिया इसको नाम, फर्स्ट सेकंड, इसको नाम दे देते हैं थर्ड। अब देखिए अगर आप अपनी सेकंड और थर्ड इक्वेशन को देखें, इन दोनों में दो ही वेरिएबल है, इसमें भी a और c,
यहाँ पर भी ए और सी ही है, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, मतलब इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली से ए या सी में से किसी की भी वैल्यू निकाल लीजिए और उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, क्या है इक्वेशन टू, ए प्लस सी 6 है, ए की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर सी की, एक ही बात है, ए कर लेते हैं। ए क्या हो जाएगा 6 माइनस सी। अब ये वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या थी, 3a माइनस 3c इक्वल था -4 के, ये इक्वेशन इक्वल टू -4। अब आप ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह रखेंगे 6 माइनस सी, 3 ए की जगह आपने रखा 6 माइनस सी, माइनस 3c इक्वल टू -4। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 3 18 माइनस 3c, आगे एक और माइनस 3c है इक्वल टू -4। 18 माइनस 3c माइनस 3c माइनस 6c हो जाएगा, -4 इधर ले आइए, +4 हो जाएगा, 6c उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 18 + 4 हो जाएंगे 22 इक्वल टू 6c, फ्रैक्शन में आएगा 22/6, 2 3 6, 2 11 11/3, ये वैल्यू है c की। हमने कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ओ बिल्कुल, ये आपको वैसे भी ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्शन में जनरली इस तरह की गलती होती है। जब आपको p ऑफ x माइनस q ऑफ x गिवन था तो पूरा q ऑफ x माइनस होगा, यहाँ पर इसको आपको ब्रैकेट में रखना था। cx माइनस जो c इंटू 3 प्लस डी आपने रखा था, q ऑफ 3 ये पूरा है हमारा, तो इसमें ये साइन माइनस का होना चाहिए था, ये माइनस डी होगा। अब d की वैल्यू कितनी थी आपकी, फिर से यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमने इसको यूज़ किया था, इक्वेशन 1 को यूज़ करके यहाँ पर ये -d था, इसमें हमने -1 वैल्यू पुट की थी, -1 + 1 हो जाएगा, 3c माइनस -1 यानी कि 3a माइनस 3c + 1 इक्वल टू -5। जब ये उस तरफ जाएगा तो -1 होगा, ये -6 होगा। ओके, अब हो जाएगा सॉल्व ये। अब यहाँ से हमने a प्लस सी इक्वल टू 6 है और 3a माइनस 3c इक्वल टू -6 है, 3a माइनस 3c इक्वल टू -6 है, -6। अब यहाँ पर, यहाँ से चेंज करते हैं, 18 -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा इक्वल टू 6c, 18 और 6 होगा, 6 4 24 इक्वल टू 6c, तो ये हो जाएगा 24/6 यानी कि 4। c की वैल्यू है 4, ठीक है। अब a बचा है सिर्फ, a को हम यहाँ से निकाल देते हैं। a क्या था 6 माइनस c, इसको भी नाम दे देते हैं, इक्वेशन 4 है ये मान लीजिए, इसलिए इनको हम नाम देते हैं कि जब हम यूज़ करें इनको तो वो रेफरेंस ले सके। फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 कहती है a इक्वल टू 6 माइनस सी, तो c आपको पता है अब 4 है, तो a इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी कि a की वैल्यू आ गई 2। अब चारों कॉन्स्टेंट्स आपको पता लगे a b c d, अब वैल्यूज़ पुट करिए, तो a b c d की वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो p ऑफ x कितना हो जाएगा, p ऑफ x जो कि ax प्लस b था वो हो जाएगा 2x, क्योंकि a 2 है, प्लस b कितना है, काफ़ी लेंथी हो गया ये क्वेश्चन, b तो हमने स्टार्टिंग में निकाला था 5, तो p ऑफ x हो गया 2x प्लस 5 एंड q ऑफ x कितना हो जाएगा, दूसरा जो आपका पॉलिनोमियल था cx प्लस d, c है 4, 4x प्लस d है -1, तो 4x प्लस -1 यानी कि 4x माइनस 1, ये आपके दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। एक बार इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन था हम बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करते गए, बस आपको पता होना चाहिए कि जो ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। अगर p ऑफ x माइनस q ऑफ x गिवन है, x एक्सिस को 3,0 पर कट करता है, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, और जो आंसर आता है सॉल्व करने के बाद हमेशा यही होता है ना, y इक्वल टू समथिंग x प्लस समथिंग होता है हमारे उसमें, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो y होता है, तो वो आंसर है 0। तो पहला तो सिंपल था, ये तो पहले उसमें ही हो गया। p ऑफ 0 आपको 5 गिवन था, p ऑफ 0 इक्वल है 5 के, p ऑफ x अगर ax प्लस b है तो p ऑफ 0 क्या हो जाएगा, आप x की जगह 0 रखेंगे,
a इंटू 0 प्लस बी हमने 5 से इक्वेट कर दिया, यहाँ से सीधा सीधा हमें b मिल गया 5। ठीक है, अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपकी एक इक्वेशन टाइप बन गई कुछ भी। अच्छा, इसमें अगर आप पार्ट 3 को पहले सॉल्व कर ले तो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि पार्ट 3 से एक तो इक्वेशन मिल रही है आपको ये वाली, लेकिन डी की सीधा वैल्यू मिल रही है। तो पहले इसको सॉल्व करिएगा। पार्ट 3 को सॉल्व अगर हम करेंगे, उसमें गिवन था पी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स 6x प्लस 4 के इक्वल है। ठीक है, पी ऑफ एक्स ये है। अब हमें जो बी की वैल्यू आपने निकाली थी पार्ट 1 में, उसको हम यूज़ करेंगे हर जगह। क्यू ऑफ एक्स है सी एक्स प्लस डी ही है, अभी तक ना सी पता ना डी पता। इक्वेट कर दिया 6x प्लस 4 से। पॉलिनॉमियल्स को कैसे इक्वल करते हैं, अगर आपको मैं बताऊं कि पी ऑफ एक्स इक्वल है क्यू ऑफ एक्स के, यानी कि ए एक्स प्लस बी इक्वल है सी एक्स प्लस डी के, तो यहाँ से सीधा सीधा मतलब निकलता है ए इक्वल है सी के, वेरिएबल वाले पार्ट को हम वेरिएबल के इक्वल करते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट के इक्वल करते हैं, बी इक्वल है डी के। समझ गए? तो जब आपको दो वेरिएबल्स इक्वल दिए यहाँ पर, ये पूरा इक्वल है 6x प्लस 4 के, मतलब यहाँ पर जो x की टर्म्स हैं वो 6 के इक्वल है और जो कांस्टेंट टर्म है वो 4 के इक्वल है। तो इसलिए हमने सबसे पहले x वाली टर्म्स को अलग किया, ये ax और cx था, इनको साथ में रखा ताकि x कॉमन ले सके, और 5 और d जो कांस्टेंट टर्म थी उनको अलग रखा। आप कहेंगे d तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल ही है। अभी तक वेरिएबल है, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में सिर्फ y और x ये दो वेरिएबल्स होते हैं, a और d की वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हो गया, x कॉमन लिया, a प्लस सी एक्स और 5 प्लस डी, तो यहाँ से सीधा सीधा a प्लस सी 6 के इक्वल हो गया, और 5 प्लस डी क्योंकि 4 हुआ तो d मिल गया -1। अब हमने सेकंड को सॉल्व किया, p ऑफ x माइनस क्यू ऑफ x था, तो p ऑफ 3, दोनों में 3 वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर x की जगह 3, यहाँ पर भी x की जगह 3, p ऑफ 3 माइनस क्यू ऑफ 3 इक्वेट कर दिया 0 से। अब अगर ये आपको d की वैल्यू पहले से पता होती तो d में सीधा आप -1 करते जाते, सीधा ही इक्वेशन निकल जाती वहाँ से। अभी ये मिला हमें, फिर बाद में हमने d की वैल्यू पुट कर दी है, कोई नहीं इसमें। यहाँ पर आकर इक्वेशन 1 में हमने d पुट किया तो एक ये इक्वेशन मिल गई 3a माइनस 3c इक्वल टू -6। अगर आप इसको और छोटा बनाना चाहे तो आप सीधा यहाँ से 3 कॉमन लेके a माइनस सी -6 है, 3 उधर जाके a माइनस सी इक्वल टू -2 भी कर सकते हैं, उसे फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, हमने तो इक्वेशन 2 थी हमारी, a प्लस सी 6 है, वहाँ से हमने a निकाला 6 माइनस सी, और इसमें वो वैल्यू पुट कर दी a की जगह। 3a ब्रैकेट में रखना, ध्यान रखिएगा, जैसी गलती हमने पहले की थी वो नहीं करना है। कभी आप ऐसे करें, 3 को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 माइनस सी दोनों 3 से मल्टीप्लाई होंगे। सॉल्व किया, यहाँ पर इसको सॉल्व करते ही हमें c की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू फिर से ऊपर पुट करके a मिल गया, a b c d चारों मिल गए, तो p ऑफ x और q ऑफ x हो गया वो। एक बार फिर से पूरा आंसर देख लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, और फिर सिर्फ वैल्यूज हम पुट करते गए। जो भी गिवन है मैथ्स में हम सिर्फ उसी को ही यूज करते हैं, आंसर अपने आप आता जाता है, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे है, लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ अ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन्स। हेक्सागन्स का एक ग्रोइंग पैटर्न है, एक हेक्सागन था, फिर 2 हो गए, फिर 1 2 3 3 हो गए, उनका ये पैटर्न आपको दिया है हर बार, और ये आप बना रहे हैं यूजिंग मैथ स्टिक्स। ये मैथ स्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 मैथ स्टिक्स यूज़ की यहाँ पर। नेक्स्ट में हर बार एक नया हेक्सागन जब आप ऐड करते हैं, एट एवरी स्टेज विच शेयर अ साइड विद द लास्ट हेक्सागन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। पुराने स्टेज में जो एक हेक्सागन है उसकी एक साइड वो यूज़ करता है, मतलब आपको ये जो मैथ स्टिक है तो एज इट इज़ रखनी है, सिर्फ 1 2 3 4 5 मैथ स्टिक्स यूज़ करनी है। इसमें अगर 6 मैथ स्टिक्स हैं, इसमें 6 प्लस 5, साइड्स इसमें भी 6 है लेकिन ये कॉमन हो गई, तो यानी कि इसमें 11 मैथ स्टिक्स होंगी। आप चाहे तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। नेक्स्ट में आप डायरेक्ट बता सकते हैं कितनी होंगी, फिर से इसमें और इसमें 11 थी, अब आपने सिर्फ 1 2 3 4 5 5 साइड्स और ऐड की हैं एक और हेक्सागन बनाने के लिए, तो अभी ये हो गई 11 प्लस 5 यानी कि 16 मैथ स्टिक्स, हर बार प्लस 5 होंगे। तो ओके, क्वेश्चन है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैथ स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। अब मैथ स्टिक्स तो हम सीधा ही बता सकते हैं, नेक्स्ट में यूज़ होंगी 16 प्लस 5 यानी कि 21 मैथ स्टिक्स, उसके अगले में यूज़ होंगी 26। अब ये ड्रॉ करना है आपको, चलो यही करते हैं। ये फर्स्ट हेक्सागन,
उसके बाद इसी की एक साइड शेयर करता हुआ ये सेकेंड हेक्सागन, फिर प्रीवियस उसकी एक साइड को शेयर करता हुआ ये थर्ड हेक्सागन। अब आपको 4 बनाने हैं। ये हो गया थर्ड, देन एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा फोर्थ हेक्सागन। ओके, ये है इसका नेक्स्ट स्टेज, ये हो जाएगा स्टेज 4। चलिए अब आते हैं स्टेज 5 पर। अब 5 बनेंगे तो उसमें ये आप एज इट इज रखेंगे, एक और हेक्सागन ऐड कर देंगे, ये हो जाएगी स्टेज 5। क्लियर है? अब क्वेश्चन था कि कितने मैच स्टिक्स आपने यूज किए, काउंट करने हैं या फिर डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। स्टेज 4 में 21 यूज हुए हैं और स्टेज 5 में 21 22 23 24 25 26 यूज होंगे। स्टेज 4 स्टेज 5 में 26। ओके, ये ड्रॉ कर दिया। अब टेबल आपको कंप्लीट करनी है। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 में है 6 मैच स्टिक्स और उसके बाद हर बार +5 ऐड होनी है। यहाँ पर है 6, देन 6 + 5 11, 11 + 5 16 + 5 21, 21 + 5 26 एंड सो ऑन। अब बताइए nth, अगर n आप बना रहे हैं उनमें कितनी मैच स्टिक्स यूज होंगी। तो सबसे पहले तो 6 थी ही, उसके बाद सेकेंड स्टेज के लिए आपने एक बार +5 किया, ये सेकेंड स्टेज है। थर्ड के लिए आपने 6 + 5 + 5 2 बार 5 ऐड किया। ध्यान रखिएगा, अगर आप n स्टेज की बात करते हैं, फोर्थ स्टेज के लिए आपने क्या किया, फोर्थ स्टेज के लिए आपने 6 में 3 टाइम्स 5 ऐड किया। तो nth स्टेज के लिए आप क्या करेंगे, क्या 6 में n टाइम्स 5 ऐड करेंगे। अगर n टाइम्स करते तो यहाँ फोर्थ में 4 टाइम्स करते, थर्ड में 3 टाइम्स करते, लेकिन आप एक बार 1 टाइम, अगर थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो सिर्फ 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। फोर्थ स्टेज में सिर्फ 3 बार 5 ऐड कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का तो फिक्स्ड है। फर्स्ट स्टेज में एक भी बार आपने ऐड नहीं किया, वो 6 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर nth उसमें लाइन में कितने मैच स्टिक्स होंगी, उसका फॉर्मूला है जो आपसे रूल भी पूछा गया है, फाइंड द रूल टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। nth स्टेज में मैच स्टिक्स होंगी 6 + n-1 × 5। जिस स्टेज की आप बात कर रहे हैं उससे -1 करिए, फिर × 5 करिए। अगर आपसे पूछा जाए 5वीं स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स हैं, तो आप 6 + 5 × 5 से एक कम करो, 5 से एक कम होगा 4। देखिए 20 + 6 26 मैच स्टिक्स हैं। अगर मैं पूछूं फोर्थ स्टेज में कितनी है, तो फोर्थ स्टेज के लिए आप 6 + 4 × 5 नहीं कर रहे हैं, एक कम, यानी कि 3 टाइम्स 5 कर रहे हैं। पहला तो 6 फिक्स है, आपने 1 2 3 टाइम्स ही ऐड किया, तो ये फॉर्मूला होगा इसका। अब इसको सॉल्व भी हम करेंगे। थर्ड पार्ट का आंसर है, सेकंड में टेबल कंप्लीट करनी थी वो हमने यहीं पर ही कर दी है। थर्ड पार्ट का आंसर आप लिखेंगे नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। nth स्टेज के लिए मैच स्टिक्स चाहिए होंगी 6 + n-1, जो भी स्टेज है उससे एक कम नंबर × 5। सॉल्व करते हैं। 6 + 5n - 5, यानी कि 5n, 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, 5n + 1, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इससे हम क्या क्रॉस चेक करें, फोर्थ स्टेज पर बताइए कितनी मैच स्टिक चाहिए, तो हम कहेंगे 5 × 4 + 1, 5 4s are 20, 20 + 1 बिल्कुल सही है 21। सेकेंड स्टेज पर बताइए 5 × 2 + 1, 5 2s are 10 + 1, देखिए 11, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला है 5n + 1, n जहाँ पर स्टेज का नंबर है। आगे आते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 15 स्टेज ऑफ द पैटर्न। अब 15 स्टेज की तो आप फाइंड कर ही सकते हैं, n की जगह सिंपली आपको 15 रखना है। तो फॉर 15 स्टेज, फॉर 15th स्टेज, 15 स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स चाहिए होंगी, 5 × n, n हमारा नंबर ऑफ स्टेजेस ही था तो उसकी जगह 15 रख देंगे, +1, 15 5s are 75 +1, यानी कि 76 मैच स्टिक्स चाहिए होंगी।
होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको कि हम कैसे कर रहे हैं। आगे है कैन 200 मैचस्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। क्या 200 मैचस्टिक्स अगर आपके पास हैं टोटल, क्या उनसे आप कोई स्टेज बना सकते हैं? तो चलिए देख लेते हैं क्या 5n+1 इक्वल टू 200 होता है या नहीं। टोटल मैचस्टिक्स आपको 200 गिवन है, मैचस्टिक्स 200 है, तो कौन सा स्टेज के लिए है? 5n+1 से हम टोटल मैचस्टिक्स निकालते हैं जो कि इक्वल दिए है 200 के। तो 5n किसके इक्वल हो जाएगा? 200 - 1 यानी कि 199 के। n हो जाएगा 199/5, 5 से कैंसिल ही नहीं होता 199/5। हमारी स्टेज 1 हो सकती है, स्टेज 2 हो सकती है, स्टेज 3 हो सकती है, फ्रैक्शन में कोई स्टेज नहीं हो सकती। 3.5 कोई स्टेज नहीं है, तो ऐसे ही 199/5 कोई स्टेज नहीं है। हम कहेंगे स्टेज नंबर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, स्टेज नंबर कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, so 200 matchsticks cannot form as complete stage। कितनी मैचस्टिक्स बना सकती हैं? 201 मैचस्टिक्स होती तो काम हो जाता, 201 होता माइनस होके 200 होता, 200/5 कितना हो जाता? 5 4 ज़ा 20, 40th स्टेज, 40वीं स्टेज में टोटल 200 मैचस्टिक्स यूज हो जाएंगी, लेकिन 200 मैचस्टिक्स में एक कम पड़ेगी 40 स्टेजेस कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? एक बार क्या फिर से समझ ले इसको। आपको ये एक पैटर्न गिवन था हेक्सागन का और कहा गया कि मैचस्टिक्स को यूज़ करके हम बना रहे हैं, यानी कि हर एक लाइन को एक मैचस्टिक आप लेंगे। जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमने देखा स्टेज 1 में 6 मैचस्टिक्स यूज़ हुई हैं, फिर एक साइड को कॉमन ले लिया नेक्स्ट हेक्सागन बनाने के लिए, तो उसमें सिर्फ 5 से काम चल गया, 5 मैचस्टिक्स आपने बार बार ऐड की। तो सबसे पहले तो आपसे कहा गया नेक्स्ट 2 पैटर्न्स ड्रॉ करिए। अगले 2 पैटर्न्स ये हो गए, एक तो 4th ये हुआ जिसमें आपने 1 2 3 4 4 हेक्सागन बनाए, 5th में आपने एक और ऐड कर दिया, ये 5th स्टेज हो गई। ठीक है, अब आपने कहा कि नेक्स्ट 2 उसमें कितनी मैचस्टिक्स चाहिए होंगी, तो आप कैलकुलेट भी कर लिया हमने, अदरवाइज हमें पता भी है 3rd में जितनी थी उसमें हमने 5 ऐड कर दिया। ये टेबल आपकी हो गई। अब 3rd क्वेश्चन में उसने पूछा nth स्टेज के लिए बताइए कितनी मैचस्टिक्स चाहिए। अब जब हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो हमने देखा 2nd स्टेज के लिए हम 6 में एक बार 5 ऐड करते हैं, 3rd स्टेज के लिए 2 बार 5 ऐड करते हैं 1 2, 4th के लिए 3 टाइम्स ऐड करते हैं, मतलब जो स्टेज है उससे एक कम टाइम्स हम ऐड कर रहे हैं 5 को। तो nth स्टेज के लिए कितनी बार ऐड करेंगे? nth स्टेज की टोटल मैचस्टिक्स हो जाएंगी 6 + 5 टाइम्स n-1, एक बार कम नंबर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये सिंपल और हो गया हमारा क्वेश्चन 5n+1। आगे उसने पूछा 15 स्टेज में कितनी मैचस्टिक्स चाहिए, हमने n की जगह 15 लेके टोटल मैचस्टिक्स बता दी। फिर आपको टोटल मैचस्टिक्स दी थी, पैटर्न पूछा था, स्टेज पूछी थी, स्टेज निकली नहीं, वो फ्रैक्शन में आ गई। स्टेज कंप्लीट नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं, तो यानी कि 200 मैचस्टिक्स से आप कोई स्टेज नहीं बना पाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है लेट p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस बी एंड q ऑफ x इक्वल टू cx प्लस डी। ये 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट द ग्राफ ऑफ p ऑफ x का ग्राफ पास होता है 2,3 से। ये x की वैल्यू हो गई, ये y यानी कि p ऑफ x की वैल्यू हो गई। 2 पॉइंट्स दे दिए तो ये तो और भी आसान हो गया, यहाँ से तो सीधा a और b आ जाएगा। q ऑफ x का ग्राफ पास होता है 4,-1 से, ठीक है, और q ऑफ x पैरेलल है। ये एक्चुअली बिल्कुल कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने ये वाला किया था। इनफैक्ट ये काफ़ी डिफिकल्ट था, ये और भी इजी है। फिर से हम वही करेंगे, जो जो चीज़ें दी हैं उनको यूज़ करके वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। कुछ नहीं है मैथ्स में, इस चैप्टर में कुछ आपको लर्न नहीं करना है, सिर्फ अगर मैथ्स की लैंग्वेज आपको समझ में आती है। हिंदी इंग्लिश में भी वही, अगर आपको इंग्लिश में समझ ही नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आंसर आप नहीं कर पाएंगे। मैथ्स में भी वही है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई कि क्वेश्चन ने क्या कहा है तो सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी है आपको, सब कुछ सामने होता है। पुट करिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो पहला पार्ट देखते हैं। पहले उसने कहा p ऑफ x ग्राफ पास होता है 2,3 से। जब 2 पॉइंट्स दे दिए ग्राफ के ऊपर, x2 है y3 है, यही होते हैं ना कोऑर्डिनेट्स हमारे, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y, मतलब x और y की ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे p ऑफ x में। अब x तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा है, आप कहेंगे y नहीं है, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, p ऑफ x एक्चुअली y ही होता है। ये हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x, ये होता है x।
और वैसे अगर देखें ये एक्स होता है, इसको हम वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ओके, तो चलिए पी ऑफ एक्स आपको गिवन है, दिस इज आंसर नंबर 13। पी ऑफ एक्स है, पहले हम फर्स्ट पार्ट में जो गिवन है उसको देख रहे हैं। पी ऑफ एक्स है आपका ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर 2,3 का मतलब है व्हेन x इज 2 y इज 3, व्हेन x इज 2 y इज 3। वैल्यूज पुट करते हैं, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो y में हमने 3 रखा, x में 2 रखा, a इंटू 2 यानी कि 2a प्लस b हो गया। फिर दूसरा एक और पॉइंट दिया है, व्हेन x इज 6, व्हेन a, हाँ x इज 6 y इज 11, 6,11 का यही मतलब है, ये x ये y। जब x 6 है तो y 11 है, तो 11 इक्वल टू 6a प्लस b। बस ये तो दो इक्वेशंस हो गई, दो ही वेरिएबल है a और b, ये तो यहीं से ही सॉल्व हो जाएंगे, a और b हम यहीं से ही फाइंड कर लेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है, फर्स्ट वाली से b की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 3 इक्वल टू 2a प्लस b है, तो यहाँ से b किसके इक्वल हो जाएगा, 3 माइनस 2a के। ये हमारी b की वैल्यू है, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। अब इस b की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। आपने कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, फर्स्ट से, तो आप पुट करेंगे इसको सेकंड में। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ b की ये वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 11 इक्वल टू 6a प्लस b, तो b की जगह हम सीधा ये लिख देते हैं 3 माइनस 2b, सॉल्व करते हैं। 3 को इधर ले आते हैं, 11 माइनस 3, 6a माइनस 3a कितना हो जाएगा, 4a। 11 माइनस 3 होगा 8 इक्वल टू 4a, तो a हो जाएगा 8/4, 4 2 जार 8, a इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर पुट अगर कर दें आप थर्ड इक्वेशन में, b हमें पता था इक्वल है 3 माइनस 2b के, तो यहाँ से b की वैल्यू भी आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 b वॉज इक्वल टू 3 माइनस 2a, a आपको पता है 2 है, तो 3 माइनस 2 इंटू 2 हो गया b, तो b इक्वल हो गया 3 माइनस 4 यानी कि -1 के। a और b मिल गया। चलिए अब आगे आते हैं। सेकेंड पार्ट में गिवन है ग्राफ ऑफ q ऑफ x पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -1। q ऑफ x का ग्राफ पास होता है 4, -1 से। इसमें x की जगह 4 रखेंगे, q ऑफ x की जगह -1 रखेंगे। सो नाउ सेकेंड पार्ट, q ऑफ x इक्वल है cx प्लस डी के, या फिर आप y इक्वल है cx प्लस डी के, ऐसा भी लिख सकते हैं। पॉइंट क्या गिवन है, 4, 1, यानी कि व्हेन x इज 4 y इज -1। पुट करते हैं, x की जगह 4 रखेंगे, q ऑफ x यानी कि y की जगह -1, तो -1 इक्वल टू c इंटू 4 हो जाएगा 4c प्लस डी। अब ये एक ही इक्वेशन है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, यहीं पर छोड़ना पड़ेगा इसको लेकिन नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 2 3 हम दे चुके हैं, इसको हम इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। ओके, बाद में इसका रेफरेंस लेके कुछ सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड में गिवन था ग्राफ ऑफ q ऑफ x इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ p ऑफ x। अब अगर आपको याद हो 2.6 एक्सरसाइज जब हमने की थी, इस वाली एक्सरसाइज में भी है 2 क्वेश्चंस। आपको पता करना था कि कौन से ग्राफ्स पैरेलल होंगे। ग्राफ्स वो पैरेलल होते हैं जहां पर एक ही वैल्यू सेम होती है। आपको अगर एक्सरसाइज 2.6 याद हो, देखो ये थी एक्सरसाइज 2.6, इसमें ये वाले ग्राफ्स, फोर्थ क्वेश्चन के जो ग्राफ हमारे बने थे वो सभी पैरेलल थे। क्यों? क्योंकि सभी में a इक्वल है 3x। a हमेशा डिसाइड करता है स्लोप क्या होगा, और b डिसाइड करता है वो y इंटरसेप्ट कितना होगा। ओके, तो इंटरसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हमें कहा है कि लाइंस पैरेलल है। लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट सेम है। ax प्लस b cx प्लस d के पैरेलल अगर है तो मतलब a और c सेम है। जिनमें a सेम होता है वही लाइंस पैरेलल होती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे इन दोनों में, लास्ट क्वेश्चन में ये 2 लाइंस पैरेलल थी, क्योंकि दोनों में x का कोफिशिएंट -2 है। आप चाहे तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज 2.6 को। इसीलिए हमने कहा था कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया, हम कहेंगे पार्ट 3 में गिवन है p ऑफ x इज पैरेलल टू ग्राफ ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x का ग्राफ पैरेलल है q ऑफ x के ग्राफ के। ग्राफ
ये पैरेलल टू का साइन है, ग्राफ ऑफ क्यू ऑफ एक्स, तो कहने का मतलब है देयर स्लोप्स आर इक्वल, उनके स्लोप्स इक्वल है, मतलब ए पी ऑफ एक्स क्या था, ए एक्स प्लस बी, सी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्या था, क्यू ऑफ एक्स क्या था, सी एक्स प्लस डी, यानी कि ए इक्वल टू सी है, ए सी के इक्वल है। अब ए हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ए था 2, अगर ए 2 है तो मतलब सी भी 2 है, तो सी इज इक्वल टू 2, सी मिल गया आपको। अब ये वैल्यू अगर आप सी में पुट करें तो हम डी फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4, फोर्थ इक्वेशन क्या थी, -1 इक्वल टू 4c प्लस डी, -1 इक्वल टू 4c प्लस डी, यहाँ पर c 2 है, 4 इंटू 2 प्लस डी इक्वल टू -1, -1 इक्वल टू 8 प्लस डी, तो d हो जाएगा -1 -8 यानी कि -9। ए बी सी डी सभी मिल गए आपको। फाइंड द पॉलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x। ओके, तो p ऑफ x सिंपल क्या हो जाएगा, p ऑफ x था ax प्लस b, वो हो जाएगा 2x प्लस -1 यानी कि -1 सिंपल, 2x -1, और q ऑफ x क्या था cx प्लस डी, तो वो हो जाएगा 2x c2 है, ये रहा, प्लस डी यानी कि -9, 2x -9। ओके, पॉलिनोमियल फाइंड करिए। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज लाइन्स मीट एक्स एक्सिस, वो पॉइंट्स भी फाइंड करिए जहाँ पर ये लाइन्स एक्स एक्सिस को मिलती है। अब देखो अगर वाई एक्सिस पूछा होता तो बहुत क्वेश्चन ईजी हो जाता, हमें पता है ये वाई इंटरसेप्ट होता है जो बी है, तो वाई एक्सिस को वो कहाँ पर कट करती, 0,-1 पर ये करती, 0,-9 पर ये करती, लेकिन और डिफिकल्ट बना दिया क्वेश्चन, उसने पूछा एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी वो बताइए। तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे तो स्टेप्स ही थोड़े ज़्यादा होंगे, है तो ईजी। एक्स एक्सिस को जहाँ पर लाइन कट करती है वहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, लिख देते हैं, अ ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस वेयर, a graph cuts the x axis where y is equal to 0, ठीक है। सो फॉर p of x क्या था, 2x -1, p of x y है एक तरह से, पॉलिनोमियल की वैल्यू आपने दी है, x में है पॉलिनोमियल हमारा, 0 रख दिया हमने y की जगह, 2x -1, तो x कितना हो जाएगा यहाँ से, 2x हो जाएगा 1, x हो जाएगा 1/2। तो ग्राफ कहाँ पर कट करता है एक्स एक्सिस को, एट 1/2, 0। ये p ऑफ x की बात हो गई। फॉर q ऑफ x कहाँ कट करेगा, ये पॉलिनोमियल था 2x -9, हमने q ऑफ x की जगह 0 रखा, q ऑफ x और y एक ही बात है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, 2x -9, 2x हो गया, 9 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा 9/2। आप चाहे तो ग्राफ ड्रॉ करके देख भी सकते हैं, ये कट करेगा x एक्सिस को एट 9/2, 0। ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ने हमारा काफ़ी काम सॉल्व कर दिया, आपको p ऑफ x किन 2 पॉइंट से पास होता है वो गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 2 हमारी इक्वेशंस बन गई, दोनों इक्वेशन बनती है a और b के लिए, हमने उनको सॉल्व कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, ओके, a की वैल्यू आई और फिर फाइनली यहाँ पर b की वैल्यू आई। x2 3 पुट किया पहले, फिर x में 6 y में 11 पुट किया, 2 इक्वेशंस ये बनी, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, यहाँ से a की वैल्यू हमने निकाली, b की वैल्यू निकाली, सेकंड इक्वेशन में पुट की, b आया हमारा, a आया हमारा 2, फिर थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर पुट करके b आया -1, ओके। फिर हमने सेकेंड पार्ट को देखा जो ये गिवन था कि q ऑफ x पास होता है 4, -1 से, यहाँ से सिर्फ एक ही इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो एज इट इज़ छोड़ दिया, बाद में इसको हम यूज़ करेंगे। लास्ट में जो आपको कहा था q ऑफ x और p ऑफ x पैरेलल है, इसका मतलब है उनके स्लोप्स इक्वल है। स्लोप कौन सी क्या डिसाइड करता है, x का कोफिशिएंट, मतलब दोनों के x कोफिशिएंट्स इक्वल है, c इक्वल है a के, तो c मिल गया 2, अब c की वैल्यू इसमें पुट करके d मिल गया, d के मिलते ही हमारा p ऑफ x और q ऑफ x आ गया। फिर उसने एक और स्टेटमेंट दिया, आगे एक और क्वेश्चन पूछा है कि वो कोऑर्डिनेट्स बताइए जहाँ पर वो x एक्सिस को कट करते हैं, तो उसके लिए हमने y को 0 रखा, x की जो वैल्यू आई उससे ये कोऑर्डिनेट बना दिया, पहले x और y तो 0 है ही,
सिमिलरली क्यू ऑफ एक्स में भी इसको 0 रखा तो 9/2 0 आ गया. ओके, नेक्स्ट. नाउ व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f of x इक्वल टू ax प्लस a, जहाँ पर a ग्रेटर दैन 0 है, हैव इन कॉमन. जितने भी लीनियर फंक्शंस हैं जहाँ पर y इक्वल टू मान लीजिए 5x प्लस 5 है या फिर 7x प्लस 7 है, 9x प्लस 9 है, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है दोनों सेम है, उनमें क्या चीज़ें कॉमन आप देख सकते हैं. a ग्रेटर दैन 0 है, a पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब है अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अगेन 2.6 को आप याद करिए, जब ये पॉजिटिव होता है तो ग्राफ क्या है, मतलब इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, पॉजिटिव स्लोप है उसका. और दूसरी चीज़ हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट करता है. अगर y को आप 0 ले लेंगे, ये डायरेक्ट वैल्यू निकल सकती है, प्लस ए एक्स हो जाएगा माइनस ए, तो x हो जाएगा माइनस ए बाई ए यानी कि -1. वो एक्स एक्सिस को हमेशा -1, 0 पर ही कट करेगा, कोई भी वैल्यू आप ले लें. बस ये 2 ऑब्जर्वेशंस होंगी इससे रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग. तो हमें गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस a. हम कहेंगे सिंस a इज ग्रेटर दैन 0, उसने कहा है a 0 से ग्रेटर है, विच मीन्स ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ये है 1, ऑल दीज फंक्शंस हैव पॉजिटिव स्लोप, या फिर देयर ग्राफ जो है इट विल मूव अपवर्ड्स. all these functions have positive slope, या फिर slopes upward भी लिख सकते हैं, slopes upward, ऊपर की तरफ होता है इनका slope. ओके, दूसरा, अच्छा आप एक ऑब्जर्वेशन ये भी कह सकते हैं, ये y एक्सिस को हमेशा पॉजिटिव साइड पर ही कट करेंगी. कहाँ कट करेंगी वो हमें नहीं पता. अगर x को आप 0 ले ले तो एट a, 0 जो भी a की वैल्यू है वहाँ पर, क्योंकि a पॉजिटिव है. सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये है, ऑब्जर्वेशन 2 के लिए हम पहले x को 0 लेते हैं. लेट x इज इक्वल टू 0, या फिर y इंटरसेप्ट के लिए तो 0 लेने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें y इंटरसेप्ट a होगा. ऑल दीज फंक्शंस, या फिर ग्राफ ऑफ दीज फंक्शंस of these functions will cut y axis, या फिर will pass through, सारे पास होंगे किस पॉइंट से, 0, a से. a की जो भी वैल्यू, अगर 7 है तो 0, 7 से पास होंगे, या फिर y इंटरसेप्ट a होगा, ये भी आप लिख सकते हैं. देयर y इंटरसेप्ट्स, y इंटरसेप्ट विल बी a. ठीक है, जो भी a की वैल्यू है वहाँ पर वो y को कट करेंगे. ऑब्जर्वेशन 3 ये है. अब हम देखते हैं कि x एक्सिस को कहाँ पर कट करेंगे. उसके लिए आपको y को 0 लेना होगा. थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए लेट y इक्वल टू 0, f ऑफ x इक्वल था ax प्लस b के, ax प्लस a के, तो इसको 0 लिया, ax प्लस a माइनस a हो जाएगा इधर आकर, ax, तो x कितना हो जाएगा, माइनस a बाई a यानी कि -1, x इक्वल टू -1. तो सारी लाइंस पास होंगी -1, 0 से. ऑल passes through the point -1, 0. ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी ax प्लस a से रिलेटेड. एक तो a क्योंकि पॉजिटिव है तो सारी अपवर्ड स्लोपिंग होंगे, सारे जो ग्राफ्स हैं वो इस तरह से बनेंगे. कोई भी आप ले लीजिए, 5x प्लस 5, 11x प्लस 11, 20x प्लस 20. दूसरा ये है सबका y इंटरसेप्ट a ही होगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट ये शो करता है वो a है, तो यानी कि जो भी नंबर आपने लिया है वहाँ पर उसी पॉइंट पर अगर 20 लिया है तो वो 0, 20 पर कट करेगा उसको. और तीसरा ये है कि सभी -1, 0 से पास होंगे यहाँ से, इस पॉइंट से. चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. इसी के साथ चैप्टर भी ओवर होता है, एक्सरसाइज भी ओवर होती है. होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.